हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रेपरेशन? सो अगेन आई एम हियर फॉर वीकली करंट अफेयर सीरीज बाय प्रो विद्या। तो आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसका 360 डिग्री एनालिसिस, एंड वी आर डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ओनली। सिर्फ इतना इनफ नहीं, आपको वन लाइनर्स भी पढ़ना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलेट और एनी अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि आज की सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, यूएसए 20 पॉइंट पीस प्लान टू रिजॉल्व द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। इस पे हम देखने वाले कि भैया आखिर है क्या इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे बच्चों को इसकी हिस्ट्री नहीं पता है, दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि इजराइल कौन से एरिया को कंट्रोल करता है, हमास कौन से एरिया को कंट्रोल करता है, पीएलओ कौन से एरिया को कंट्रोल करता है। तो वी विल डिस्कस इन टुडेस सेशन। सेकंड वी विल सी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको एक डेकेड हो चुका है, इट हैज बीन कंप्लीट इन सितंबर, 10 इयर्स इसको हो चुके हैं। सो वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से गोल्स को अचीव कर लिया है। Further, we will discuss NCRB's की प्रिजन स्टेटस इंडिया 2023 की रिपोर्ट। Further, इंडिया डेयरी एंड लाइवस्टॉक लीडरशिप में ग्लोबल गुरु बन चुका है। हमने फाइनली इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। So we will at length we will discuss about this and important policies. देखिए ये टॉपिक्स आपको थोड़ा लगेगा that they're so miscellaneous, not relevant, but they are relevant for CLET because consortium, you have seen the history of CLET. CLET is very unpredictable exam, so we cannot afford to miss the miscellaneous areas also. और ये द हिंदू में बार-बार इसके बारे में चर्चा हुई है, so these are important for you. Okay? Further, we will discuss India Bhutan cross border railway project. भूटान से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सो यहाँ पर कभी कोई रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव हो रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया, कुछ रेलवे लाइंस बन रही है, सो इट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द नेशन। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द बाथुकामा फेस्टिवल। फिर हम आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस जो अप्रूव हो गया यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर भी हम चर्चा करने वाले। एंड फर्दर वी विल डिस्कस, जब आपकी लीगल अफेयर्स की बात आती है तो वी विल डिस्कस अबाउट ड्राफ्ट रूल फॉर प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025। अब जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसका हम लीगल एस्पेक्ट भी देखेंगे। वी विल सी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसको हम कनेक्ट करेंगे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट से, एंड सो इवन विथ योर आईटी एक्ट। Further, we will discuss about the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. तो जो ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं, लेकिन जो यूरोप में, उनसे जो हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा तो कैसे इंडिया को इसमें फायदा। और इस बार का जो इंडिया EFTA ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विस रिलेटेड नहीं, बट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो। बिकॉज इस बार जो वादा करा इन कंट्रीज ने, दे विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, दे विल इवन यहाँ पे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देश में आने वाली है। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI। अब आप कभी द हिंदू या कोई सा भी नेशनल न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे होंगे तो आपने टॉपिक्स देखे होंगे, आपकी आंखों से गुजरे होंगे, और आपके टॉपिक्स बहुत ज्यादा नए लग रहे, तो बेटा आपको आपकी प्रेपरेशन समय आ चुका है अच्छे से करने के लिए। डू रिवाइज योर करंट अफेयर सिंसियरली, होलिस्टिकली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट इग्नोर करंट अफेयर सेक्शन इन CLET, क्योंकि आपका कभी करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो आपको सीधे स्ट्रॉन्ग नंबर मिलके जाएंगे, एंड योर वे टू Tier 1 NLU विल बी फॉर श्योर, इट विल बी डिफाइंड। कभी आपने करंट अफेयर सेक्शन अच्छे से कर लिया, और जो आपकी कॉम्पिटिटर्स को आते हैं वो करंट अफेयर तो आपको पता होना ही चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ऑन दिस इंपॉर्टेंट न्यूज। फर्दर वी विल सी नाटो पाइपलाइन सिस्टम। अब जब हम नाटो पाइपलाइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे
करेंगे अबाउट दी नाटो, कैसे नाटो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बना था, कौन सी कंट्रीज है नाटो में, क्या है एनपीएस पाइपलाइन सिस्टम। फर्दर अब इसमें जो 3 टॉपिक है ये आपको खुद पढ़ना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई थी करंटली, दैट रिपोर्ट, नॉर्थर्न व्हाइट राइनो अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज, एंड इवन अबाउट इंडियन आर्मी अनंत शास्त्र एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं और फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूएसए 20 पॉइंट पीस प्लान टू रिजॉल्व द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। और आपको ये पीडीएफ जो प्रो विद्या का टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल है, एंड इवन वी आर प्रोवाइडिंग अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जब मंथ एंड हो जाएगा तो इसमें हम एक जो क्वेश्चन बुकलेट है रिलेटेड टू योर करंट अफेयर, वी आर आल्सो रिलीजिंग दैट। तो प्लीज आप लूप में रहिए प्रो विद्या के साथ, तो यू विल गेट ऑल दिस इंपॉर्टेंट मटेरियल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेटा जब भी इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी तो आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। आपको ये जो एरिया दिख रहा है, अब मैं बात कर रही हूँ 1917 के पहले की, बिफोर 1970 बात हो रही है यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर की। तो इन ऑटोमन एम्पायर इन दिस पर्टिकुलर लैंड योर क्रिश्चियंस, ज्यूज, मुस्लिम्स यूज्ड टू लिव टुगेदर। अब बाद में जब ऑटोमन एम्पायर, व्हेन टर्किश रूल जब वहां पर था, जब ऑटोमन एम्पायर हार गया था और ब्रिटेन ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया, सो व्हाट हैपेंड, जब ब्रिटेन यहाँ पर राज कर रहा था, सो ये जो पर्टिकुलर एरिया था ये बहुत ज्यादा लार्जली डोमिनेटेड था बाय अरब पीपल। नाउ अब जब मैं ब्रिटेन की बात कर रही हूँ, आप देश के दूसरे कोने में आप यूरोप के बारे में सोचो। उधर यूरोप में जब हिटलर का रूल चल रहा था, सो जोइस के साथ वहां पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, एंड इवन ब्रिटेन एट दैट टाइम, ब्रिटेन सपोर्टेड द जूइस की अपनी खुद की एक होमलैंड होनी चाहिए, अपनी खुद की कंट्री होनी चाहिए। जब ब्रिटेन ने ये बेल्फर डिक्लेरेशन में जब ब्रिटेन ने जूइस होमलैंड को सपोर्ट करा इन पैलेस्टीन, तो उस समय जो जर्मनी में जूइस थे उनका भी आगमन हो गया इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो अब जब उनका यहाँ पर आगमन होने लगा तो अरब एंड जूइस में वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो गए, जो छोटी सी राइवरीज थी वो चालू हो गई, बिकॉज अरब नहीं चाहते थे, अरब के हिसाब से पैलेस्टीन उनकी जगह थी। अब बाद में जब दिक्कतें हुई, सो यूनाइटेड नेशन ने अराउंड 1948 यूनाइटेड नेशन ने अपना यूनाइटेड नेशन प्रपोजल रखा। अब उन्होंने जो प्रपोजल रखा था, फिलहाल में डिस्प्यूट क्या, फिलहाल से जो करंट डिस्प्यूट है जमीन का डिस्प्यूट है, ठीक है। यहाँ पर जो ये एरिया ये 3 भागों में बटा है, इजराइल, वेस्ट बैंक एंड गाजा, ठीक है। लड़ाई है पूरी इस जेरूसलम की, जेरूसलम एरिया बहुत रिलीजियस स्पॉट है फॉर ऑल 3 रिलीजन, फॉर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड इवन फॉर ज्यूइस। तो जब यूनाइटेड नेशन ने जब अपना प्रपोजल रखा था 1948 में, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा था 2 नेशन प्रपोजल रखा था, अरब को पैलेस्टीन नेशन देने के लिए एंड जो जूइस थे उनको अपना होमलैंड देने के लिए। सो अरब रिफ्यूज एट दैट टाइम, क्योंकि अरब के अकॉर्डिंग वो क्यों अपनी जमीन छोड़ेंगे, वो क्यों अपना जो एरिया है वो इजराइल को देंगे एज पर अरब आइडियोलॉजी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो अरब रिफ्यूज यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान। लेकिन जो इजराइल था, जब उस वक्त इजराइल कोई कंट्री नहीं थी, इजराइल बना था 1948 में। तो जो वहां के जूइस थे, जो यहूदीस थे, उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया था इन 1948, और फिर आगमन हुआ था इजराइल देश का। तो आपसे कभी करंट अफेयर पूछे, सो जूइस डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ इजराइल इन 1948, लेकिन अरब ने ये प्लान रिजेक्ट कर दिया। अब जब जूइस देश बना था तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और जो अरब देश थे उन्होंने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। पहला इजराइल अरब वॉर छिड़ गया। इसमें अब इजराइल में बहुत ज्यादा आक्रोश था, क्योंकि सदियों से सताई हुई कम्युनिटी वो थी। तो इजराइल पहला इजरायली अरब वॉर जीत गए। फिर अराउंड 6 डे वॉर फिर से होता है 1967। इसमें फिर से इजराइल वॉर पे आता है विद अरब नेशंस। लेकिन इस बार जो ये 6 दिन का वॉर हुआ था, इसमें इजराइल ने जो गाजा वाला एरिया था
जो वेस्ट बैंक वाला एरिया था, जो वेस्ट बैंक का एरिया सीरिया जॉर्डन कंट्रोल कर रहा था, जो गाजा वाला एरिया था जो इजिप्ट कंट्रोल कर रहा था, तो इस बार इजराइल ने गाजा एंड वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम का भी एरिया अपने कब्जे में कर लिया इन वॉर। फिर बाद में जब दोनों देशों के बीच में थोड़ी कंडीशन ठीक होती है इजिप्ट में और इजराइल के बीच, तो जो इजिप्ट का कुछ और एरिया जो इजराइल ने अपने कब्जे में लिया, तो फिर से इजिप्ट को इजराइल रिटर्न कर देता है, उनमें पीस अकॉर्ड साइन हो जाता है। अब बात आती है इसने जब भी आप इजराइल एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हो, सो अब बात आती है ऑस्लो अकॉर्ड की। इसमें क्या हुआ था, देखिए ये जो गाजा एंड जो वेस्ट बैंक वाले एरिया, ध्यान से देखिएगा, तो इजराइल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन है, यहाँ पर कौन रह रहे, ज्यूस। लेकिन जब इजराइल गाजा एंड वेस्ट बैंक वाला एरिया कैप्चर करा, तो यहाँ पर जो पैलेस्टीन्स रहते थे, यहाँ पर जो अरब मुस्लिम्स रह रहे थे, उनको उनके देश से निकाल दिया गया, बिकॉज द एरिया वॉज कैप्चर्ड बाय इजराइल। तो वहीं से राइवलरी चालू हो गई। सो व्हाट हैपेंड, जो वेस्ट बैंक वाला एरिया था, इस पर कंट्रोल कर रहा था पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। और बाद में 2006 या 2007 में जब हमस इज फॉर इजराइल, इट इज अ टेररिस्ट ग्रुप, तो जब हमस वो इलेक्शन जीत जाता है, तो पूरा जो गाजा वाला एरिया ये कौन कंट्रोल कर लेता है, ये कंट्रोल कर लेता है हमस। और जब हमस ये एरिया कंट्रोल कर लेता है, तो हमस चालू करता है इजराइल में सुसाइड बॉम्बिंग, इजराइल में अटैक चालू करता है। अब इजराइल भी अपने आप में एक एग्रेसिव कंट्री है, तो जब हमस इजराइल पर अटैक करता है, जब हमस इजराइल के लोगों को परेशान करता है, तो इजराइल भी इन रिटेलिएशन इजराइल ने भी हमस पर एयर स्ट्राइक करी। अब ये जो वेस्ट बैंक वाला और ये जो जेरूसलम वाला एरिया, अब ये 3 भागों में डिवाइडेड है, ग्रुप ए बी सी। अब ये आधा एरिया जो मेजर पोर्शन कौन ओन करता है, इजराइल, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ पर ओन करता है पीएलओ, द पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इजराइल एंड गाजा। बेसिकली इसकी लड़ाई हो रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसको हो रही है, इसको प्रॉब्लम हो रही है सिविलियंस को, और ये बहुत सालों से लड़ाई चलती आ रही। तो फाइनली यूएसए ने, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने पीस प्लान निकाला कि अब जो हमस लीडर है और जो इजराइल है, जो इजराइल ने यहाँ पर होस्टेजेस रखी, जो इजराइल ने मिलिट्री कंट्रोल करके रखा है इन गाजा इन वेस्ट बैंक, अपना कंट्रोल वो छोड़ दे। इवन द हमस लीडर्स जो अपने आर्म फ्री हो जाए और पीस मेंटेन करे, बिकॉज इससे अफेक्ट कौन है वहां पर, सिविलियंस, बोथ इन इजराइल एंड इन गाजा। गाजा की हालत बहुत खराब है। इवन यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करती है कि गाजा में फेमाइन लाइक सिचुएशन है। ठीक है, ऐसे कहीं भी फेमाइन डिक्लेयर नहीं होती, देयर इज अ क्राइटेरिया टू डिक्लेयर अ एरिया ऑफ फेमाइन। तो फॉर योर क्लैट पर्सपेक्टिव, जब हम स्टैटिक की बात करते तो आपको बेल्फर डिक्लेरेशन पता होना चाहिए, 1917 का था। इसमें ब्रिटेन ने सपोर्ट करा था फॉर क्रिएशन ऑफ जूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन। देन इजराइल का क्रिएट हुआ था 1948 में। देन 1967 में 6 डे वॉर हुआ था, एंड यॉर्क के ऊपर रमजान वॉर ऑफ 1973। फर्दर पोस्ट 1979 सिनेरियो भी आपको पता होना चाहिए अबाउट दी गोलन हाइट्स। एंड नाउ जो ट्रम्प ने 20 पॉइंट गाजा प्लान करा, ये शॉर्ट समरी में एक बार देख लेते हैं कि व्हाट दैट ट्रम्प इंटेंडेड टू से। सो जो पहला पॉइंट था अबाउट दिस पीस अकॉर्ड वाज गाजा विल बिकम द डी-रेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन। सो गाजा एक टेरर फ्री, जो भी टेरर वहां पर हो रहा है वो खत्म हो जाएगा जब हमस अपने आर्म्स रख देगा, जब इजराइल अपना कंट्रोल वहां पे छोड़ देगा। एंड इवन द ट्रम्प सपोर्टेड फॉर द रीडेवलपमेंट टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ इजराइल द गाजा पीपल। अब जो भी रीडेवलपमेंट प्लान है, लेकिन सर ये नहीं कहा कि फंड कहां से आएगा, हु विल सपोर्ट द रीडेवलपमेंट इन द गाजा स्ट्रिप, ये अभी भी एक एम्बिगुअस चैप्टर है। नाउ एज पर द पीस अकॉर्ड, अभी देखिए इजराइल ने इसको अप्रूव नहीं करा है, हमस लीडर्स आर डिस्कसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लान। जैसे ही प्लान अप्रूव होगा विद इन 72 आवर्स द Israel all captives alive and deceased return within 72 hours of Israel acceptance. Now Israel
250 जो पैलेस्टीनियंस जिनको लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स थे, 700 जो डिटेनीज है, एंड एक्सचेंज रिमेन्स प्रोपोर्शनली। जो हमस ने भी इजराइल के लोगों को डिटेन करके रखा है, और जो इजराइल ने भी हमस और जो पीएलओ के लोगों को डिटेन करके रखा है, उनको वो रेस्क्यू कर देंगे, उनको वो फ्री कर देंगे। नाउ हमस मेंबर हु डीकमीशन देयर वेपन गेट एमनेस्टी एंड सेफ पैसेज अब्रॉड। ठीक है, और ट्रम्प ने यहाँ पर जो मेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, द पॉइंट नंबर 15, द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिप्लॉय होगी टू सिक्योर गाजा एंड टू ट्रेन पुलिस ओवर देयर। इफ कभी हमस प्लान रिजेक्ट करता है, द एरियाज हैंडेड ओवर फ्रॉम इजरायली मिलिट्री टू द आईएसएफ विल बी प्रोसीड। रिफॉर्म पे द वे फॉर पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटहुड। तो फाइनली बहुत साल बाद कभी ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें मेजर वर्ल्ड पीस देखने को मिलेगी, बिकॉज बहुत सिंस अ डेकेड वी हैव सीन, और 2023 के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम एस्केलेट हो गई है बिटवीन द इजराइल, बिटवीन द गाजा एंड अमेरिका कमिंग द फॉरफ्रंट। इवन इंडिया दिस टाइम, इंडिया ने क्लियरली कह दिया था, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर की स्पीच थी, उसमें भी उन्होंने कहा दैट इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग द इजराइल इन द genocide certain things. So the plan is really important. Now solve the MCQs related to the Israel-Gaza conflict. मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगी, एंड इवन विल ब्रिंग द नेक्स्ट सेशन ऑफ MCQ प्रैक्टिस। द इजराइल-गाजा इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जो भी बाउंड्रीज है, जो भी प्लान है, ये आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक इज जेरूसलम, about Gaza, about Jordan, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Egypt, the neighboring country of Israel. So, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट है? क्या अमेरिका का कुछ न कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इस पीस प्लान के खिलाफ? एज पर माय पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल यहाँ पर है, क्योंकि जब अमेरिका यहाँ पे पीस प्लान करवा रहा है तो अमेरिका विल बिल्ड हिज ओन इंफ्रास्ट्रक्चर इन गाजा, इन सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक। तो यहाँ से सीधा इनको मेडिटेरियन सी का पैसेज मिलेगा, एंड इट विल बेनिफिट द ट्रेड ऑफ यूएसए। तो यहाँ पर पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है यूएसए का इन दिस पर्टिकुलर पीस प्लान, बट इट विल लॉन्ग रन में भी इट विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज। तो अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल्स क्या होते हैं, आप बहुत बखूबी बहुत दिनों से हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे, बट फिर भी एक ब्रीफ तरीके से हम डिस्कस कर लेते। बेटा जब भी आप वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो तो आप याद कर लेना कहाँ से आया ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ से आई ये डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इट केम फ्रॉम दी ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। उसमें कहा था पहली बार दैट मीटिंग present needs without compromising the ability of future generation। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो आपको दो चीज पता होना चाहिए, द पेरिस अग्रीमेंट एंड द कोयोटो प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जो कोयोटो प्रोटोकॉल था वो डेवलप नेशन के बीच में अग्रीमेंट था कि हमने हमारी कंट्रीज को तो डेवलप कर लिया, बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। नाउ इट इज हाई टाइम टू रिस्टोर द एनवायरमेंट। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन दोनों ने मिलकर ये वादा किया था कि जो डेवलप्ड हो गए वो तो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन रिडक्शन में मदद करेंगे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, आप जब डेवलप्ड स्टेज पे होते हो तो आप ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हो। सो यू विल इन योर कंट्री यू विल reintroduce sustainable development techniques to reduce the greenhouse gas emissions। So कितने हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है? हमारे पास है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ स्टूडेंट कीप आस्किंग क्या मैम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करना कंपल्शन है? बिल्कुल कंपल्शन है, आपको हर एक गोल याद होना चाहिए विद द नंबर। तो हमारे पास 17 गोल्स विद 169 टारगेट्स स्पैनिंग सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल डायमेंशन। तो बच्चा आप ये कब अडॉप्ट हुए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और क्यों जरूरी होते? कभी आपने सोचा है क्यों जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल
एंड ओवरऑल इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आइसोलेशन में अचीव नहीं कर सकते, सब कंट्रीज का साथ इसमें जरूरी है। और जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हो, कीप योर आई ऑन कार्बन टैक्स। जो वेस्टर्न नेशन है उन्होंने कहा है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो कार्बन इमिट कर रही है, जो कंट्रीज ज्यादा कार्बन इमिट कर रही है, तो हम उनके गुड्स पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो इस पे ये भी सवाल उठता है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन पर कहीं ना कहीं उनके साथ बायसनेस हो रही, क्योंकि आपने तो अपनी कंट्रीज को डेवलप कर लिया, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर आपने अपने प्लान्स लगाए, वहां पर आपने जो भी आपके हाईली कार्बन इमिटिंग प्लांट्स है उन कंट्रीज को आपने पोल्यूट करा। और जब वो अपना डेवलपिंग स्टेज पर है, जब वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाना चाहती, तब आप उन पर कार्बन टैक्स लगा रहे हो। तो अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है। देखिए, करंट अफेयर्स फ्लैट के लिए पढ़ना तो रेलेवेंट है, लेकिन आप अपने ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से सोचिए। जब भी करंट अफेयर पढ़ रहे, जब भी द हिंदू पढ़ रहे, इंडियन एक्सप्रेस और द मिंट, एनी रिलायबल सोर्सेस, प्लीज कीप आस्किंग क्वेश्चन टू योरसेल्फ अबाउट द पॉलिसी, about the overall impact of that particular decision of country at world or at particular area. So आपके यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट हुए थे यूएन समिट इन 2015। सो हमने एजेंडा रखा था कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लेंगे। अब जब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया ने कितना अचीव कर लिया है, सो इंडिया अचीव्ड when talking about sustainable development goals 1, no poverty. So India lifted out of 173 million people out of extreme poverty. तो इंडिया ने कहीं ना कहीं जो गोल नंबर 1, 2, 3, 4 था वो अचीव कर लिया, about no hunger, no poverty. As per the reports, but reality, we all know reality is completely different. People can afford carbs, people can afford food, but when it comes to nutritional food, अभी भी इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन वो अफोर्ड नहीं कर पाती है। Now, when I'm talking about sustainable development goal, आपको पता होना चाहिए नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, आपको पता होना चाहिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एडॉप्टेड बाय 2 lakh विलेज काउंसिल फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास। तो इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर साथ में जाएंगे। सो फर्स्ट योर गोल इज नो पॉवर्टी, सबके लिए खाना इंपॉर्टेंट होता है। सो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जब आपके ये बेसिक जो आपके फूड के गोल हो जाएंगे, ये पूरे हो जाएंगे, देन यू विल सी अबाउट योर हेल्थ, सो गुड हेल्थ एंड well-being. Then your fourth goal is quality education. Fifth goal is gender equality. अब मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ये गोल्स तो याद रहते हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, बट जेंडर इक्वालिटी एंड पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ये 3 गोल्स हम बहुत बार भूल जाते हैं। हमें लगता है कि क्यों जेंडर इक्वालिटी क्यों होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो योर 5th इज जेंडर इक्वालिटी, 6th इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, then 7th is affordable and clean energy. When I'm talking about clean energy, I'm talking about solar energy, I'm talking about geothermal energy. क्या होती है geothermal energy? जो हम अर्थ से एनर्जी निकालते हैं फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज geothermal energy, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। हम डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इंडिया को भी बहुत समय लगेगा ये अचीव करने में। परसों ही द हिंदू में आर्टिकल आया था अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में वी हैव द हाईएस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम 18 to 45 ईयर्स, लेकिन 2048 तक ये पॉपुलेशन और इंक्रीज होगी यंग पीपल के। हमारे पास इनको क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अभी भी डेवलपमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना हम इतनी यंग पॉपुलेशन होने का कोई फायदा नहीं होगा जब हम उनको प्रॉपर डिसेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलवा पाएंगे। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट डिसेंट वर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई बच्चे ने कभी बीटेक करा तो उसको बीटेक में एक डिसेंट
जॉब मिलनी चाहिए, किसी ने LLB करा है तो उसको उसमें जॉब मिलनी चाहिए, उसको फिर से MBA करने की ना जरूरत पड़े। आप क्यों हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है? वाई बहुत बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि even after PhD people are not getting decent pay, decent work. So decent work and economic growth go hand in hand. जब मैं डिसेंट वर्क की बात करती हूँ तो इंडिया गिग इकोनॉमी में भी फोकस कर रहा है। आपको गिग इकोनॉमी का मतलब पता होना चाहिए। टेक्निकल वर्क जो हम कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करते हैं, फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम इज पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी, योर कंटेंट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी, ठीक है, जो फुल टाइम नहीं है बट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो इंडिया का बहुत ज्यादा स्कोप है इन ग्रोथ ऑफ गिग इकोनॉमी। फर्दर हमारा 9th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्यादा लोड नहीं लेना है, ये गोल्स आपको धीरे धीरे जब बार बार रिविजिट करोगे आपको याद हो जाएंगे। नाउ 10th इज रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11th इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, then 12th is responsible consumption and production, then 13th is of course your climate action. Now climate action comes कब? जब आप लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड दोनों को प्रोटेक्ट करोगे, दोनों को प्रमोट करोगे। सो दिस आर योर इंपॉर्टेंट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट निकाली है, प्रिजन्स स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 रिपोर्ट। ये हाईलाइट करती है कि कैसे हम एक सिस्टमैटिक फेलियर से गुजर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द फैसिलिटीज इन प्रिजन। अभी भी 73.5% इनमेट्स आर अंडर ट्रायल। तो ये बताता है कि जुडिशियल डिलेस, लैक ऑफ टाइमली एक्सेस टू बेल, तो दिस इज समथिंग, ये बताता है कि ये जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का नंबर है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जेल बनाने से ठीक नहीं होगा। यू हैव टू रिवाइज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर, यू हैव टू हायर, यू हैव टू अपॉइंट जुडिशियल अथॉरिटीज। एक एक जज पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। द प्रेशर ऑन जुडिशियल अथॉरिटीज वे मोर देन एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस। सो you have to from scratch you have to clean the garbage to again build a sustainable, good, holistic legal structure in country. Now government ने कौन से रिफॉर्म करे प्रिजन्स जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उनके नंबर को रिड्यूस करने के लिए? तो गवर्नमेंट ने बच्चा इनेक्ट करा था मॉडल प्रिजनर्स एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023। इसमें जो लीगल एड सेंटेंस होते गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करा था तो रिड्यूस दी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश की थी, किसने स्टैब्लिश करी थी? सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश करी थी अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू पीरियडिकली रिव्यू अंडर ट्रायल केसेस एंड रिकमेंड बेल एंड रिलीज। फर्दर गवर्नमेंट ने ई प्रिजन प्रोजेक्ट लॉन्च करा था। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस है जो प्रिजन्स अथॉरिटीज को मॉनिटर करेगा, जो प्रिजनर्स में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का नंबर है उनको मॉनिटर करेगा ताकि हमें पता चल सके एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है कंट्री में। फर्दर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था फास्टर सिस्टम, द फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दैट इनेबल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स टू प्रिजन्स इन रियल टाइम। नाउ India has showcased a major improvement in dairy and livestock leadership. So Rome, तो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन इन रोम। सो इसमें हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने हाईलाइट करा था कि इंडिया जो फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज, इनोवेशन और रिफॉर्म्स, जब बात आती है डेयरी एंड लाइवस्टॉक में तो हम ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन है एंड हम लाइवस्टॉक में कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 31% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए एंड 5.5% टू आवर नेशनल जीडीपी। तो कौन से मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जब हम बात करेंगे डेयरी प्रोडक्शन एंड लाइवस्टॉक की? सो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें हमने
कोशिश करी थी जो हमारे इंडिजीनियस कैटल्स है उनके कंजर्वेशन और उनका जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए। फर्दर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था लाइफ स्टॉक वैक्सीनेशन ड्राइव, तो टू प्रिवेंट मेजर डिजीजेस बिटवीन द लाइफ स्टॉक, तो गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया था। फर्दर हमने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इंट्रोड्यूस करा था, उसमें हमें यूएसडी 3.5 बिलियन का सपोर्ट मिला था टू इन्वेस्ट इन डेयरी फीड प्लांट्स एंड ब्रीडिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। हमने मैत्री एंड ए हेल्प की भी मदद ली थी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया भूटान क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स, तो हमें सबको पता है कि इंडिया एंड भूटान के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो रिलेशंस अच्छे हैं तो हमें उसको और ज्यादा होलिस्टिकली हमें उसको इंप्रूव करना है। तो इंडिया ने अनाउंस करा है 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट। तो पहला जो रेलवे प्रोजेक्ट है इट इज फ्रॉम बनारस टू समस्टे, सो इट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जो आप मैप में देख पा रहे हो, इट इज फ्रॉम योर वेस्ट बंगाल टू भूटान, एंड द सेकेंड प्रोजेक्ट इज योर फ्रॉम आसाम टू भूटान। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिक जो हमारे भूटान इंडिया के बीच में ट्रेड करता है उसको डायरेक्टली इंप्रूव करेगा। ये जो रेलवे लाइन बनने वाली बिटवीन 2 नेशंस, एंड इवन जो हम इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम भूटान सच एज डोलमाइट एंड क्वार्टजाइट, दैट विल आल्सो बी गेट इन्फ्लुएंस थ्रू दिस रेलवे लाइन। अब ये जब रेलवे, तो ये हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को दर्शाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम वन लाइन इन करंट अफेयर फॉर एलिट्स पर्सपेक्टिव। तो आपको नाम याद रखना है कौन से 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स 2 देश के बीच में जा रहे हैं। तो दिस प्रमोट्स वन कंट्री 2 सिस्टम मॉडल। नाउ we'll move to our next। तो जो बाथुकामा फेस्टिवल है, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड wrongly, if I'm pronouncing it please correct me। तो जो बाथुकामा फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है तेलंगाना में, कुछ पार्ट्स इन आंध्र प्रदेश। बहुत ब्यूटीफुल फेस्टिवल है, दुर्गा नवरात्रि के दिन 9 दिन तक ये सेलिब्रेट होता है। तो ये जो हमारा भारतीय फेस्टिवल है इसको कल्चरल वाइब्रेंसी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईलाइट करा गया है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है। तो दिस इज अ फ्लोरल फेस्टिवल primarily celebrated by women in Telangana, some parts of Andhra Pradesh. It is observed annually for 9 days in Durga Navratri, and इसमें basically flowers को arrange करा जाता है using the seasonal flower many with medicinal properties। तो बाथुकामा का मीनिंग होता है come back to life mother and is dedicated to goddess Parvati। Now we will see मिशन फॉर आत्म भारत इन पल्सेस अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, इंडिया वर्ल्ड का ग्लोबल प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर इन पल्सेस। इवन हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस में, एंड इवन वी आर लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस आल्सो। हमारे प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है वर्ल्ड में, फिर भी हमारी खपत इतनी ज्यादा है कि हमें बाहर से पल्सेस को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि पल्सेस का कंजम्पशन बढ़ रहा है, पल्सेस आर गुड फॉर हेल्थ, सो इट इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कंजम्पशन बढ़ रहा है तो डिमांड मीट करने के लिए तो आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो कैबिनेट ने इस प्लान को अप्रूव करा है। अब ये 6 साल का मिशन होने वाला है, इसको 2 भागों में बांटे गए हम 2025-26 टू 2030 टू 31। सो इस पे अराउंड 11,440 करोड़ का अलोकेशन हुआ है। नाउ फोकस क्रॉप्स जो है, ये जो पल्स मिशन है इसमें जो हमारे फोकस क्रॉप रहने वाले डेटा तुअर, अरहर, उड़द एंड मसूर। फर्दर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पल्सेस का प्रोडक्शन था, जब हम बात करते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ऑफ 14 वी हैव इंक्रीज फ्रॉम 192 5.5 lakh tons to 244,1933 in financial year 2024। बट इतनी ज्यादा ग्रोथ के बावजूद भी हम हमारी कंजम्पशन नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहे, बिकॉज वी आर लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, इवन लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर योर करंट अफेयर पर्सपेक्टिव and even for your legal perspective।
तो फिलहाल ही गवर्नमेंट ने बैन करा था जो ऑनलाइन मनी गेम्स होते हैं उनको, जो फैंटेसी गेम्स होते हैं उनको। तो उस पर ड्राफ्ट रूल्स आ चुके हैं दैट व्हाट विल बी दी स्ट्रक्चर। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने रिलीज करे ड्राफ्ट प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025 टू रेगुलेट जो भी आपका ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, बिकॉज व्हेन इट टॉकिंग अबाउट 2025 चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। हम अब ई स्पोर्ट्स की बात करें, गवर्नमेंट खुद ओलंपिक्स में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाली है, तो कौन से गेम्स ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आएंगी, कौन से गेम मनी गेमिंग की कैटेगरीज में आएंगे, कौन से ऑनलाइन गेमिंग कैटेगरीज में आएंगे, कौन से गेम इज हैजार्डियस फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ किड्स। तो इनका बाइफर्केशन बहुत ज्यादा जरूरी था, और इसके पहले इंडिया में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क नहीं था कंसर्निंग टू ऑनलाइन गेमिंग मार्केट। सो इसमें जो बेसिक फीचर्स है हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कुछ बेसिक फीचर्स आपको पता होना चाहिए, तो वी विल डिस्कस दैट। तो कैटेगराइज कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो इसमें कहा है हमें कैटेगरी में बांट दिया, जो ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन सोशल गेम है, ऑनलाइन मनी गेम्स है। नाउ ऑनलाइन मनी गेम्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। अब जब मैं ऑनलाइन मनी गेम्स की बात कर रही हूँ तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए। हमारे पास शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो गैम्बलिंग की बात आती, जो गैम्बलिंग का सब्जेक्ट है, इट इज द स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये डिबेट भी हो रहा था कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव आउटरीच हुआ है फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था गैम्बलिंग पर रोकना, बिकॉज ऑनलाइन मनी गेमिंग इज काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग। तो बट जो आईटी सब्जेक्ट है इट इज द पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने गैम्बलिंग की कैटेगरी में नहीं, हमने आईटी की कैटेगरी में इसको रेगुलेट करना चाहे, इसको बैन करना चाहे। सो दिस हाउ द डिबेट वाज एंडेड। नाउ सो फर्दर इसमें अब इतना गेमिंग मार्केट इतना बड़ा है, तो इसके लिए ऑफकोर्स हमें एक अथॉरिटी चाहिए होगी। तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चयन हुआ है। सो ये डेडिकेटेड अथॉरिटी होगी पूरे सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। आपको कभी ऑनलाइन गेमिंग करनी है तो आपको उसके लिए लाइसेंस, जो भी कंप्लायंसेस होगी, आप इस अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर योर सर्टिफिकेशन। और आपने कुछ प्रोविजन वॉयलेट करा तो अथॉरिटी विल charge penalties on you and the authority will decide the legality of online games कि कौन से ऑनलाइन गेम्स लीगल है, कौन से ऑनलाइन गेम्स देश में इलीगल है, और ये मेंटेन करेगी रजिस्ट्री ऑफ गेम्स। अब इसकी जो कॉम्पोजिशन, 1 चेयरपर्सन विल बी देयर कंप्राइजिंग ऑफ एडिशनल 5 मेंबर्स। अब ये जो 5 मेंबर्स इसमें रहने वाले डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के होंगे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो व्हाट इज गैम्बलिंग? So there is difference between the skills games and the gamble। जो जिसमें आपकी स्किल्स नहीं लग रही, जहां पे फैंटेसी हो रही, दैट इज बेसिकली गैम्बलिंग। तो गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग वाले गेम्स को बैन करा है जहां पे मनी गैम्बलिंग लगती है, बट जो स्किल्स वाले गेम है वो अभी बैन नहीं हुआ है। तो क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। इवन ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी बनाए, 3 टियर स्ट्रक्चर होगा, एंड इवन द पेनल प्रोविजन जो इसमें पाया जाता है, जो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंट्रोड्यूस करता है, प्रमोट करता है इन एनी सेंस द ऑनलाइन मनी गेम्स, उन पर पेनल प्रोविजंस लगेंगे एंड दैट विल बी नॉन अवेलेबल ऑफेंस। अब कुछ और रिलेटेड प्रोविजंस एंड रेगुलेटरी सेफगार्ड जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर गेमिंग मार्केट। सो फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट द आईटी एक्ट। सो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जिसका सेक्शन 69A है, इट यूज्ड टू ब्लॉक इलीगल वेबसाइट्स एंड ऐप अराउंड। जब हम 2022 से 2025 की बात करते हैं तो आईटी एक्ट के अंदर 1524 प्लेटफॉर्म उसको बैन करा गया था। एंड टॉकिंग अबाउट द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, तो इसमें जो सेक्शन 111 एंड 112 है ये पेनल्टीज प्रोवाइड करता है फॉर ऑनलाइन अनलॉफुल गेमिंग एंड साइबर क्राइम्स। जब हम आईजीएसटी एक्ट की बात करते हैं तो ये रेगुलेट करता है ऑफशोर इलीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म फॉर टैक्सेशन कंप्लायंसेस। तो देखिए अब रेगुलेट हो चुका है मार्केट ऑनलाइन गेमिंग का, जब ये फ्रेम्स
जब एक्ट बन जाएगा तो इवन इट विल बेनिफिट अवर जीएसटी, बिकॉज अब मार्केट अच्छे से रेगुलेट हो पाएगा, सो द गवर्नमेंट कैन गेट रिवेन्यू फ्रॉम लीगल सोर्सेस। देखिए बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा था, कुछ लोगों का ये भी कहना था अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया मनी गेम्स तो बहुत ज्यादा इलीगल मार्केट बढ़ जाएगा, लेकिन देखिए जब भी कोई चीज लीगल होती है तो उतने ही दायरे में वो इलीगल चीज भी बढ़ती है, लेकिन उसका ये तरीका नहीं होता कि इलीगल चीज को रोकने के लिए हम उस चीज को इलीगल करें ही ना उसको लीगल रहने दे। तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। So whatever the central government has done is completely fair, because जब आप रेशियो देखेंगे बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट माइनर्स, उन्होंने दे हैव कमिटेड सुसाइड, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई है बिकॉज दे गेट एडिक्टेड टू सच गेम्स एंड इवन देयर इज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज। So even Consumer Protection Act 2019 restricts misleading and surrogate advertisement promoting gaming. Now, जो इंडिया ने फाइनली, इंडिया में अब हमारे पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर होने वाला है, फाइनल असेंबली लाइन H125. So India is set to establish first helicopter फाइनल असेंबली लाइन इन प्राइवेट सेक्टर। तो कहां पर ये स्टेब्लिश होने वाला है? जो प्राइवेट सेक्टर में जो असेंबली लाइन के हेलीकॉप्टर है, इट इज इन कोलार, कर्नाटका। तो ये बेसिकली ये जॉइंट इनिशिएटिव है, दो कंपनीज मिलकर से बना रही है, द एयरबस एंड द टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसकी जो कैटेगरी होने वाली वो सिंगल इंजन लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। सो इट विल हेल्प इन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इवन जो हमारे डिजास्टर मिटिगेशन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वहां पर भी ये हेलीकॉप्टर्स यूज होने वाले। सो दैट इज अ गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। नाउ this news is very important from CLET perspective, even from the national economic perspective also. तो इंडिया ने जो यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करा है विद यूरोपियन कंट्रीज, सो इसमें हमने इंडिया में कमिट करा अराउंड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारे लिए। सो व्हाट इज EFTA? ठीक है, सो EFTA में जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है वो EFTA में, तो योर आइसलैंड, योर लाइechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड इज पार्ट ऑफ EFTA, और इसमें जो पार्टनर है वो स्विट्जरलैंड होने वाले, फॉलोड बाय नॉर्वे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसमें। अब देखिए जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है दैट देयर विल बी नो टैरिफ ऑन सर्टेन गुड्स, लेकिन हमने यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस करके रखा है। हमने यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर गुड्स के लिए करा है, ताकि जो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का वो इससे हैम्पर ना हो। अब व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज इज दैट हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज तो होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर इसमें यहाँ पर इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला FDI और हमारे यहाँ डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाली है। यहाँ पर ये कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में लगाने वाली है एंड वी विल हैव ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 100% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इवन यहाँ पर जो कंट्रीज है वो बूस्ट करने वाली हमारा IT, बिजनेस सर्विसेज, एजुकेशन, म्यूचुअल अग्रीमेंट, नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर सेक्टर। तो ये दोनों देशों के लिए जो कंट्रीज है इसमें इन्वॉल्व, उन दोनों सबके लिए विन विन सिचुएशन है एंड इट विल बेनिफिट इंडिया इन लॉन्ग रन, बिकॉज अभी जो रेसेशन के कारण हमारे जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है, तो हो सकता है इन अपकमिंग डेकेड इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से कुछ फायदा हमें देखने को मिले। नाउ RBI have constituted 6-member payment regulatory board। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चयन करा 6-member बॉडी की, जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, जो RTGS, NEFT और UPI, इन सब को कंट्रोल करने के लिए इन पॉजिटिव वे वी हैव अपॉइंटेड 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, इसमें कंपोजिशन है, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो इनके चेयरपर्सन होंगे जो एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ RBI है।
दूसरे जो मेंबर्स होंगे वो रहेंगे इसमें डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड द वन ऑफिसर जो नॉमिनेटेड होगा बाय सेंट्रल बोर्ड, और 3 और एक्सपर्ट मेंबर्स भी रहने वाले फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेशलाइज्ड है कौन से सेक्टर्स में, इन पेमेंट, आईटी, साइबर सिक्योरिटी और लॉ में। एक परमानेंट इनवाइटी होंगे जो सीनियर प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर है आरबीआई के वो, और एडिशनल एक्सपर्ट्स को भी इसमें रखा गया है। द आरबीआई में इनवाइट परमानेंट और एडहॉक एक्सपर्ट्स फॉर कंसल्टेशन। तो इसका जो कमिटी है इसका टेन्योर है 4 साल के लिए। अब इसमें रेजिग्नेशन भी अलाउ विद इन 6 वीक्स ऑफ नोटिस। अब डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या है, कभी कोई मेंबर अबो एज 70 ईयर्स रहता है, कभी मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, कभी उन पर क्रिमिनल कन्विक्शन होते हैं ऑफ मोर देन 180 डेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, कभी वो कोई ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट या कोई ऑफिस ऑफ गेन प्रॉफिट कभी वो होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी वो एमपी, एमएलए या किसी भी गवर्नमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या किसी कमीशन में पार्ट है जहां से उनको कुछ रिम्यूनरेशन मिल रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहे हैं वहां पर, तो दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझने के लिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्क्वालिफिकेशन के आर्टिकल्स पढ़ते, यू कैन कनेक्ट दिस विद दैट। एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट भी है टू डिफाइन द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जया बच्चन वाला केस भी इसमें था। नाउ इंडिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट दिस इज समथिंग यहाँ पर डेटा जो हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया इज इमर्जेस वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेयरी प्रोड्यूस। तो हम ग्लोबल लीडरशिप होल्ड करते हैं व्हेन इट कम्स टू डेयरी इंडस्ट्री। चलो फाइनली कहीं तो इंडिया पॉजिटिव वे में, कहीं पर तो ऊपर है। तो मेजर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है यहाँ पर बिल्कुल भी हरियाणा नहीं है। तो जो पहला नंबर पे है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट वो आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश। अब गवर्नमेंट की जो मेजर इनिशिएटिव है आपको पता होना चाहिए। जब डेयरी प्रोडक्शन की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब बच्चों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी रिकॉग्निशन मिला था फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1987। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड है। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन फ्लड का चयन करा था 1970 में। अब ये जो ऑपरेशन फ्लड था इसमें बहुत ज्यादा नेशनल कोऑपरेटिव नेटवर्क बनाया गया था फॉर मिल्क प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग। गांव को जोड़ा गया था जो अमूल ने करा था। सेम मॉडल द गवर्नमेंट हैव फॉलोड टू बूस्ट अवर मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। नाउ अगेन द इंपॉर्टेंट नाटो पाइपलाइन सिस्टम। तो देखिए क्या हो रहा था, हम बात करते इसको थोड़ी सी हिस्ट्री समझिए। आपको यूएसएसआर पता है, आपको नाटो पता है। नाटो इज बेसिकली ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है जो 32 कंट्रीज है, यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की। ये एक सिद्धांत पे चलती, हम किसी एक कंट्री पर कभी इन पे अटैक हुआ तो इसे माना जाएगा सब कंट्रीज पे अटैक हुआ, ठीक है। तो 1950 से 1960s की बात थी। अब कॉन्फ्रंट्रेशन चल रहा था बिटवीन यूरोप एंड बिटवीन यूएसएसआर। तो उस वक्त जो नाटो मेंबर्स थे उन्होंने सोचा कभी वॉर जैसी सिचुएशन हुई तो कैसे हमारी जो आर्मी है, कैसे हमारे जो पर्सोनल उनको वाटर, गैस, ऑयल, रिफाइनरी हम कैसे ये सब कुछ सप्लाई करेंगे। तो उसके लिए कुछ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा सप्लाई ना रुके इन सिचुएशन ऑफ वॉर। तो उन्होंने एनपीएस बनाया, नाटो पाइपलाइन सिस्टम। अब जो ये नाटो पाइपलाइन सिस्टम था इसमें कुछ कंट्रीज थी, तो नॉट ऑल 32 कंट्रीज, 6 to 7 कंट्रीज, वहां पर वो पाइपलाइन सिस्टम गया। अब जो भी पॉलिसी वगैरह है वो नाटो मेंबर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन जो भी पाइपलाइन का मेंटेनेंस का खर्चा है, जो भी डेट जिस कंट्री में वो पाइपलाइन है नाटो मेंबर की, वो उस पर देखता है। तो ये न्यूज थी दैट नाटो जो पोलैंड है, अब ये जो पोलैंड है ना, इट इज इन वेरी, आप देखेंगे कि बहुत एडजॉइनिंग एरिया है व्हेन इट कम्स थ्रू रशिया एंड बेलारूस। सो पोलैंड बहुत फोरफ्रंट है जो नाटो मेंबर कंट्रीज में। तो पोलैंड ने अनाउंस कर दिया उसका डिसीजन नाटो पाइपलाइन सिस्टम जो एनपीएस है उसको ज्वाइन करने का।
और 4.7 बिलियन और 47,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए नाटो पाइपलाइन सिस्टम है, इसका ओरिजिन कब हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग योर कोल्ड वॉर एरा टू इंश्योर इफिशिएंट एंड सिक्योर फ्यूल सप्लाई टू नाटो फोर्सेस अक्रॉस यूरोप। ये जो नेटवर्क कवरेज अराउंड 10,000 किलोमीटर जाता है अक्रॉस 12 नाटो मेंबर्स कंट्रीज। तो जो इसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, ये नेशनल पाइपलाइन सेगमेंट है जो मैनेज करते हैं खुद इंडिविजुअल मेंबर कंट्री विद देयर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज। अब हम नाटो की बात करें तो नाटो की पूरे 32 कंट्रीज के नाम एक बार देख लेना, कौन कौन सी कंट्रीज है उसमें। और पता है पहली बार ये जो प्रिंसिपल था जो नाटो का, जो आर्टिकल 5 में भी है नाटो ट्रीटी के, दैट अटैक अगेंस्ट वन मेंबर इज कंसिडर अटैक अगेंस्ट ऑल, ये कब यूज हुआ था पहली बार? आपको याद है जब 1911 के अटैक से तब ये पहली बार यूज हुआ था। सो नाटो फाउंड कब हुआ? तो उसमें बच्चा नाटो फाउंड हुआ था 1949 में। सो इनका कोर ऑब्जेक्टिव है टू इंक्लूड डिटरिंग एग्रेशन, प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंश्योरिंग ट्रांसएटलांटिक सिक्योरिटी। बहुत दिन पहले ये डिबेट भी चल रहा था क्या यूक्रेन की पॉसिबल चांसेस है नाटो में इंक्लूड होने के लिए। कभी यूक्रेन नाटो में इंक्लूड हो जाता है तो फिर जो डायनेमिक्स है बिटवीन दी यूक्रेन एंड रशिया वो चेंज होते नजर आएंगे। बट बहुत डिफिकल्ट है यूक्रेन का नाटो में शामिल होना, तो इस पर भी आप थोड़ा जो यूक्रेन रशिया वॉर से देखिए करंट अफेयर पढ़ने में तभी मजा आएगा जब चीजों को कनेक्ट करोगे। एंड इंटरनेशनल अफेयर्स आर रियली इंटरेस्टिंग, और जो लॉ वाले बच्चे होते हैं उन्हें तो होलिस्टिक 360 डिग्री एनालिसिस सब चीजों का आना ही चाहिए। हम करंट अफेयर सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे दैट इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत आगे, इंडिया इज गुड इन मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। सो अब हमारी जो बोवाइन है, जो हमारी कैटल्स है, इनको प्रोटेक्शन की बात भी तो होगी। तो फाइनली इंडिया ने पहली बार, इट इज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन, इंडिया ने रक्षा IBR वैक्सीन डेवलप करी है। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है? सो इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन ह्यूमनोलॉजिकल लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इन्होंने लॉन्च करी रक्षा IBR। सो GE दीवा मार्कर वैक्सीन है फॉर इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैक्टाइटिस, ठीक है। नाउ इंडिया को कन्फर हुआ है प्रेस्टिजियस ISA अवार्ड ऑफ 2025। तो इंडिया को मिला है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का अवार्ड फॉर India's outstanding achievement in social security during World Social Security Forum। तो ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन कोलालमपुर। तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन बच्चा स्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये आपका ये मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव प्रमोट करना एक्सीलेंस और इनोवेशन सोशल सिक्योरिटी में फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशन वर्ल्ड वाइड। फर्दर इसमें अराउंड 160 कंट्रीज इसकी मेंबर है। इसके फंक्शंस होते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस डेवलप करना, रिसर्च डेवलप करना सोशल सिक्योरिटी में, एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्रोवाइड करना जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है उनको, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग। सो आपके वीकली अक्टूबर के करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो कवर हो चुके हैं। एंड फॉर वन लाइनर्स प्लीज डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करिए, बिकॉज हमें सिर्फ क्लैट नहीं लिखते, हमें एलएड भी लिखना है। एंड इन एलएड दे आस्क वन लाइनर करंट अफेयर। देखिए जब क्लैट की बात आती है तो करंट अफेयर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज यू आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर पाते थे दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से दिस टॉपिक इज यूज, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। एंड प्लीज आप जो भी आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज वहां से जहाँ पे आपको स्टैटिक बुक मिली है आप उसको भी फॉलो करिए, बिकॉज जो 2025 था उसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ पैसेजेस देखे थे। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। क्लैट में ज्यादा समय नहीं बचा है,
ऑल द बेस्ट। प्रो विद्या आपके साथ हमेशा है। प्लीज फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब एंड यू कैन विजिट आवर सेंटर फॉर योर डाउट्स and we provide free walks, so you can visit our indoor center. Thank you for your patience listening.